हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू विद्या। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में। तो देखो, आपको पता है ना कि मुगल एम्पायर 1526 में बाबर ने उसको स्थापित किया था, ठीक है। लेकिन बाद में वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया उसका, वो गिरने लग गई। तो उसके क्या हो सकता है कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ अंदरूनी कारण हो सकते हैं और कुछ बाहर के कारण हो सकते हैं। इंटरनल वीकनेस हो सकती है ना, अंदरूनी कमजोरियां हो सकती हैं और कुछ बाहर की दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो हम सबको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जो पता है आप अपने स्तर पे कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं आपको बताती हूँ इंटरनल वीकनेस क्या हो सकती है। जैसे कि देखिए, स्ट्रगल फॉर पावर हो रही थी, है ना। हर कोई चाह रहा था कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं। सपोज आप चार भाई हैं, ठीक है, और आप लोग आपस में ही लड़ेंगे कि मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। और इतने में जो आपका दुश्मन है वो आ जाएगा और वो फायदा उठाएगा। तो यहाँ पर भी यही देखा गया कि जो मुगल एम्परर्स आए ना बाद के, औरंगजेब के बाद के, तो उन्होंने आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, पहले भी लड़ाई होती थी, लेकिन पहले क्या होता था कि एक अच्छे राजा हमें मिलते रहे, जैसे बाबर मिले, अकबर मिले। तो जो कमजोर वाले शख्स थे लड़ने वाले, वो दब जाते थे। लेकिन औरंगजेब के बाद कोई इतना मजबूत रूलर आया नहीं। छोटे मोटे टाइप के थे, ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, ना उनकी पॉलिसीज में ज्यादा दम था, एडमिनिस्ट्रेशन वीक था। तो लड़ाई होती रही और इसका फायदा दूसरे उठाते रहे। अब देखिए, जो औरंगजेब थे ना, उनकी जो पॉलिसीज थी ये भी काफी बेकार सी थी, जिन्होंने मुगल की जो राजनीति उसको हिला दिया था। लेकिन फिर भी औरंगजेब के मरने तक 1707 तक जो पहले के मुगल्स अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी सेटअप कर गए थे ना, वो अब तक एक अच्छे बड़े पिलर्स की तरह खड़े रहे थे। कब तक? 1707 में। क्योंकि 1707 में क्या होता है, औरंगजेब ऊपर चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया ना, वार ऑफ सक्सेशन एंड वीक रूलर्स प्लेग दिल्ली फ्रॉम 1707 टू 1719। अब क्या हो रहा है, वार ऑफ सक्सेशन हो रहा है, मतलब औरंगजेब तो चले गए, अब उनके बच्चे आपस में लड़ रहे हैं कि हमें दिल्ली पे बिठाओ, राजगद्दी पे बिठाओ, है ना। तो इससे क्या होगा, जब लड़ाइयाँ 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 होती रहेंगी तो एक जो एक सेंटर है या जो भी एक राज्य है वो वीक हो जाएगा। Muhammad Shah's rule from 1719 to 1748 was long enough for the revival of imperial fortunes, but the complete incompetence of the emperor ruled out its possibility. अब जो मोहम्मद शाह आए, ठीक है, जो मोहम्मद शाह आए, तो पहले मैं आपको बता दूं ये मोहम्मद शाह है कौन। पहली बात तो इनका जो पूरा नाम है वो नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह है। जब इनके जन्म हुआ था तब इनका नाम था रोशन अख्तर, ठीक है। और तो हम देख रहे थे कि जो ये मोहम्मद शाह है ना, ये एम्परर है, मुगल एम्परर, और ये सन थे खुजिस्ता अख्तर के। आई नो कि आपने नाम नहीं सुना होगा खुजिस्ता अख्तर का, बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि जो खुजिस्ता अख्तर है ना, ये फोर्थ सन थे बहादुर शाह फर्स्ट के। देखिए, ये लोग बहुत सारे बहादुर शाह हैं, तो जो बहादुर शाह फर्स्ट हैं उनके सन हैं ये खुजिस्ता अख्तर, और खुजिस्ता अख्तर के बेटे हैं मोहम्मद शाह। लेकिन मोहम्मद शाह का जो रूल है काफी, मतलब माना जाता है कि इस टाइम पे जो इम्पेरियल फॉर्चून्स थे 1719 से लेकर 1748 का, काफी लंबे ईयर तक ये रहे राजगद्दी पर। तो अगर चाहते तो दोबारा से मुगल की जो किस्मत थी ना, वो चमक सकती थी। बट ये इतने कैपेबल नहीं थे, इनकी जो योग्यता थी इतनी थी नहीं, ये अयोग्य थे, तो इसलिए डिक्लाइन तो फिर होना ही था।
और it was in his reign that Nizam ul Mulk resigned as wazir and set up the independent state of Hyderabad in 1724. It is very important. अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो भी MCQ में ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा फॉर योर प्रीलिम्स, फॉर कोई भी आप अगर PC पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स दे रहे हैं तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैदराबाद की जो इंडिपेंडेंट स्टेट बनी है हैदराबाद की, निज़ाम उल मुल्क ने जो बनाई थी, जो कि वजीर थे, वो किसके वजीर थे, किसके शासनकाल में ऐसा किया गया था कि एक नई स्टेट बन गई थी हैदराबाद की। तो ये बनी थी मोहम्मद शाह के रूल में। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि भाई आपके वजीर ने आपको मतलब रिजाइन कर दिया, अपना अलग ही उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया जिसका नाम था हैदराबाद 1724 में। नाम याद रखिएगा, वजीर का नाम है निजाम उल मुल्क। Bengal, Awadh and Punjab followed the same pattern and the empire was split into successor state. अब देखिए हैदराबाद ने क्या करा, अलग हो गया मुगल एम्पायर से, तो सेम चीज बंगाल, अवध और पंजाब ने भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और जो एक बड़ा सा एम्पायर था जो अकबर ने बनाया था, औरंगजेब ने और उसको बढ़ाया था, वो सिमट के रह गया, छोटे छोटे स्टेट्स में वो बंटने लग गया। तो अभी हमने देखे थे इंटरनल वीकनेस क्या रही जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ। अब इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी थे, और वो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जिसकी वजह से डिक्लाइन देखने को मिलता है मुगल एम्पायर का। तो पहला है पर्शियन मोनार्क नादिर शाह, जिसने अटैक किया था 1738 से 39 के बीच में, एंड देन उसने जल्दी से क्या किया, लाहौर को कंक्योर कर लिया, जीत लिया, और मुगल आर्मी को लगभग करनाल के पास आके हरा दिया 13 फरवरी 1739 में। और जो मोहम्मद शाह थे उस टाइम पे मुगल एम्परर, इसको उसने कैप्चर कर लिया। और कुछ हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि इसकी काफी इंसल्ट की गई थी, मोहम्मद शाह की गधे पे उल्टा बिठा के काला मुंह करके घुमाया गया था। अब ये कितना सच है कितना नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, बट हाँ इंसल्ट की गई थी। देन नादिर शाह आए थे, नादिर शाह, फिर आए अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। इनने क्या किया, इन्होंने भी अटैक किया दिल्ली पे और काफी बर्बाद करके डाल दिया दिल्ली को। लेकिन फिर भी 1772 आते आते दोबारा से सिटी ने अपने आप को संभाला। 70 करोड़ जो रुपए थे वो कहाँ से चुराए गए थे, ऑफिशियल जो खजाना था ना, तय खाना बोलते हैं जिसको, वहां से, और जो सेफ्स होती थी नोबल्स की, अमीर नोबल्स की, उनसे। जो हमारा फेमस कोहिनूर डायमंड था, कोहिनूर हीरा और पीकॉक थ्रोन जो था, इसको चुराया गया था। इन्होंने अपनी लूट में जो लूट की थी दिल्ली से, उन चीज़ों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, सबसे महंगी चीज़ थी, वो थी कोहिनूर का हीरा और पीकॉक थ्रोन। नादिर शाह gained strategically crucial Mughal territory to the west of the river Indus, including Kabul. तो जो देखिए मैं आपको बना के दिखाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे अभी का मैप तो कुछ इसी प्रकार का है, ऐसे ये लगभग, आई एम नॉट गुड एट आर्ट ड्राइंग, ठीक है। तो कुछ अगर इस प्रकार का है ना, तो हम नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन इसे मानते हैं, यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान आता है। तो इधर वाला जो एरिया था इंडिया का, उसको लगभग कब्जा कर लिया था नादिर शाह ने, इसलिए, ठीक है। एंड एस्टेब्लिश्ड हिज रूल, उसने अपना रूल कहाँ पर करा, अफगानिस्तान में। किसकी डेथ के बाद, नादिर शाह। ही इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया many times between 1748 and 1767, और 1748 से 1767 के बीच में कई बार किसने अटैक किया है, अहमद शाह अब्दाली ने। क्योंकि पहले नादिर शाह आया और नादिर शाह की डेथ के बाद किसने, अहमद शाह अब्दाली ने किस पे कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान पे, एंड वहां पे रूल किया। और बार बार वो अफगानिस्तान से नॉर्थ इंडिया आता रहता था
1748 से 1767 के बीच में अटैक करता था। और जो मोस्ट वेल नोन विक्ट्री थी इनकी मराठास के ऊपर, मराठास को इन्हें हरा दिया था, वो था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में जो हुई थी। ठीक है, इससे पहले ये थर्ड क्यों है, क्योंकि इससे पहले फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी हुई है। सो आप मुझे कमेंट में बताइए कि फर्स्ट बैटल पानीपत और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुई थी। Our understanding regarding the decline of the Mughal power has changed over the decades. देखिए, पहले के जो हमारे ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल्स थे, उन लोगों के जो व्यूज थे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर को लेके वो अलग थे, और जो अब हमारे हिस्टोरियंस हैं उनके व्यूज अलग हैं। तो हम यही देखेंगे कि पहले के जो ट्रेडिशनल व्यू थे हिस्टोरियंस के, वो क्या थे, वो क्या मानते थे कि क्यों डिक्लाइन हुआ, और दूसरे जो हिस्टोरियंस आए उनका क्या मानना था। तो ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग जो कि इरविन और सरकार ने दिए हैं, हाईलाइटेड द पर्सनल फीलिंग ऑफ द एम्परर्स एंड नोबल्स, द इमोरलिटी एंड इंडिलिजेंस इन लग्जरी। उनका मानना ये था कि ये पर्सनल फेलियर है, मतलब जो एम्परर आए वो इतने कैपेबल नहीं थे, इतने पावरफुल नहीं थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं था, मतलब पर्सनल फेलिंग दिखाई थी एम्परर की, रूलर्स की। एंड ये भी बताया गया कि वो क्या करते थे, ज़्यादा ना उस टाइप के मिजाज के थे कि उनके शौक बहुत थे, मतलब वो आर्मी पे ना इन्वेस्ट करने के बजाय वो लग्जरी पे इन्वेस्ट करते थे ना, रॉयल कपड़े पहनना, घूमना फिरना, खाना पीना, डांस देखना, इन सब चीज़ों में वो पैसा बर्बाद करते थे। मुगल रूल वॉज पोर्ट्रेड बाय सरकार एंड अदर्स as a Muslim rule, and Maratha Sikh Bundela uprising were understood as Hindu reaction to Islamic slaughter। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक मुस्लिम रूल था और जो मराठा सिख और बुंदेला अपराइजिंग होती है ये हिंदू रिएक्शन था इस्लामिक ऑनस्लॉट के लिए। अब इसी व्यू का अपोज करते हुए कुछ हिस्टोरियंस लाइक सतीश चंद्रा और इरफान हबीब का कहना है कि ये सब हुआ था इकोनॉमिक सिस्टम की क्राइसिस की वजह से, मतलब जो पैसे की कमी आ गई थी इसकी वजह से हमें डिक्लाइन देखने मिलता है मुगल एम्पायर का आफ्टर 1707। Satish Chandra has pointed to the crisis in the Jagirdari system as the basic reason for the downfall caused by a shortage of Jagirs and overabundance of the Jagirdars। आपने पढ़ा होगा जागीरदारी सिस्टम के बारे में। तो अब क्या हो जाता है धीरे धीरे कि जो जागीरदार्स हैं वो तो बहुत सारे हो गए, मतलब उम्मीदवार तो बहुत सारे हो गए हैं, लोग ज़्यादा हो गए, बट हमारे पास जागीर बहुत कम बची हैं। तो ये एक क्राइसिस आ गई थी इकोनॉमिक सिस्टम में, पैसे की कमी हो गई। अब जब आप पे पैसे की कमी हो गई तो आप आर्मी को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, और जब आप आर्मी को नहीं रख पाएंगे तो ऑब्वियस है डिक्लाइन कहीं ना कहीं होगा, बिकॉज आप वीक हो जाएंगे। Irfan Habib showed the agrarian system becoming more exploitative as pressure on limited resources grew. This sparked off peasants' revolts which ruined imperial stability। और इरफान हबीब ने ये भी बताया है कि जो अर्गेरियन सिस्टम था, मतलब जो एग्रीकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड जो आपका सिस्टम बनाया गया था ना, वो बहुत ही ज़्यादा शोषण करने लगा था किसानों का, जिसकी वजह से किसानों ने भी रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जब किसान रिवॉल्ट कर देना, अगर वो एकजुट हो जाए तो वो बड़ी से बड़ी सरकार को गिरा सकता है। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। सो अब हम देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ मुगल ट्रेडिशंस, कि मुगल के डिक्लाइन के बाद भी जो उनके ट्रेडिशंस हैं वो किस प्रकार से कंटिन्यू हैं और चले जा रहे हैं जबकि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रही है। In sharp contrast to the rapid territorial disintegration of Mughal Empire was the stubborn survival of the Mughal tradition of the government। देखिए जो टेरिटोरियल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब टूट रही है, छोटे छोटे राज्यों में टूट रही है, रिबेलियंस हो रही हैं, नए सक्सेसर स्टेट्स बन रहे हैं, न्यू स्टेट सामने आ रहे हैं,
बट जो ट्रेडिशंस थे मुगल ने स्थापित कर चुके थे वो आज भी वो लोग फॉलो करते जा रहे हैं, वो उनकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी हुई है। By 1761, the Mughal Empire was an empire only in name. देखिए 1761 में क्या हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ठीक है। और इस टाइम आते आते जो मुगल एम्पायर है ना वो सिर्फ नाम में ही रह गई, मतलब उसकी जो पावर थी ना वो खत्म हो गई, बस एक नाम रह गया कि हाँ कोई एम्पायर है, मुगल एम्पायर। Even rebel chiefs of Maratha Sikh sometimes recognized the emperor as fount of authority, लेकिन फिर भी जो चीफ थे मराठा और सिख के वो मानते थे कि एक बड़ी अथॉरिटी है कौन, मुगल एम्परर। और सिख बहुत सारी ऑफरिंग्स भी देते थे दिल्ली कोर्ट में, दिल्ली के दरबार में 1783 में, डिस्पाइट देयर गुरुज हैविंग बीन किल्ड बाय द मुगल। देखिए बहुत सारे सिख गुरुज के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई हैं, कुछ मारे भी गए थे मुगल्स के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी सिख ऑफरिंग्स देते थे, गिफ्ट्स देते थे दिल्ली दरबार में 1783। और मराठा लीडर शाहू वो भी औरंगजेब की कब्र पर गए थे 1714 में। ब्रिटिश एंड द मराठा फॉट ओवर पोजीशन ऑफ द पर्सन ऑफ द एम्परर। खूब लड़ाई हुई ब्रिटिश और मराठास के बीच में भी कि कौन राज करेगा, किसको इम्पेरियल मेंटल मिलेगा। एक्चुअली में ये इम्पेरियल मेंटल जो होता है, ब्रिटिश लोग जब किसी भी राजगद्दी पर बैठते हैं या कहीं के राजा बनते हैं तो ये एक तरह का गाउन सा पहनते हैं, काफी बड़ा सा होता है, आपने शायद कार्टून्स वगैरह में देखा हो, लंबा सा गाउन होता है, पीछे तक जमीन से टच होता है, फैला हुआ सा, तो उसी को इम्पेरियल मैंटल कहते हैं। और ये एक राजा पहनता है, स्पेशली तब पहनता है जब उसका राज तिलक होता है। शाह आलम वॉज मेड अ पेंशनर ऑफ द कंपनी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बट ही प्रिफर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ द मराठास एट दिल्ली। देखिए बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में, आगे हम इनको भी पढ़ेंगे, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई, बक्सर कब हुई। तो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में, और इसके बाद जो ट्रीटी साइन की गई उसके अनुसार शाह आलम को क्या एज अ पेंशनर बना दिया था कंपनी का, और शाह आलम ने दीवानी दे दी थी बंगाल, उड़ीसा और बिहार की कंपनी को, और उसके बदले में कुछ अमाउंट ऑफ रुपीज एज अ पेंशन शाह आलम सेकेंड को दी जाती थी। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली इन 1803 ब्रॉट हिम वंस अगेन अंडर द ब्रिटिश प्रोटेक्शन। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस वॉज अडॉप्टेड बाय रीजनल पावर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिक्लाइन हो रहा है, काफ़ी अलग अलग रीजनल पावर्स बन रही हैं, तो वो मुगल से अलग होकर अपना एक अलग राज्य बना लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रैक्टिस थी वो मुगल्स की अपनाई। It was natural for the successor states of Mughal Empire to continue old Mughal practice, क्योंकि जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रैक्टिस थी, जो अकबर वगैरह ये लोग बना के गए थे, काफ़ी अच्छी थी, तो इन लोगों के लिए नेचुरल था कि वो इन प्रैक्टिस को फॉलो करें। Even the states such as Maratha, which began as a popular reaction against imperial rule, copied Mughal methods of administration. और जो मराठा थे इनकी भी काफ़ी रिबेल्स हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी मुगल के साथ, लेकिन फिर भी इन्होंने भी मुगल मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो मुगल्स के मेथड थे, तरीके थे, इनको मराठास ने भी अपनाया था। तो इससे हमें ये पता पड़ता है कि डिक्लाइन हो रहा है मुगल्स का, लेकिन उनके ट्रेडिशंस आज भी जिंदा हैं और देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो मुगल्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में चलाए थे, लेकिन वो सुनने हमें आज के टाइम में भी मिलते हैं, मतलब करंट में भी हमें वो चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वीडियो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर ख़त्म होता है। मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रॉब्लम्स रही, इंटरनल वीकनेस क्या रही, एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इमर्जेंस ऑफ रीजनल पॉलिटीज़, मतलब डिक्लाइन हो रहा है तो जो छोटे छोटे रीजन्स अलग अलग राज्य बना के खड़े हो गए थे, इंडिपेंडेंट स्टेट बना दी थी, वो क्या थी, कौन सी सक्सेसर स्टेट्स थी, इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पॉलिटीज़, और हम देखेंगे हैदराबाद, बंगाल और अवध के बारे में। सो बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की अपडेट
तुरंत मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।